Hello everyone, myself Arpit Mishra and today in this video lecture I will be talking about some basic information related to the fuel. Here in this video lecture we are not going to talk about any kind of system, but we will see some topic based on the fuel, that is fuel extraction process, that is distillation process. Then why petrol or diesel is not preferred in aviation. Other than that, we are utilizing kerosene based fuel or aviation gasoline. Why we are preferring those type of fuel, not directly petrol or diesel, which we are preferring in our automobiles industries. Then type of fuel tank, we are going to see how many type of tanks we have in our aviation. Example like integral fuel tank, which we are preferring in our commercial aircraft, rigid fuel tank, external fuel tank, or flexible fuel tank. So we will see each type of tank along with their advantages, and then why fuel is filled into the wings and largest surge tank. So be with me till the end of this video lecture, and I hope you will be able to understand all the topics which I am going to discuss. So let's get started. बात करते हैं पहले फ्यूल की। तो जैसे हम लोग पेट्रोल और डीजल को क्रूड ऑयल से एक्सट्रैक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन प्रोसेस, सिमिलरली हम लोग गैस टरबाइन इंजन फ्यूल को भी डिस्टिलेशन प्रोसेस से ही एक्सट्रैक्ट करते हैं। कैसे करते हैं ये हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर। डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, हम लोग क्रूड ऑयल को एक फर्नेस पे डालते हैं और एक हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है। हाई टेम्परेचर पे हीट यानी कि बॉईल करने के बाद जो उसके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो ब्रेक होने लगते हैं। हाइड्रोकार्बन ब्रेक होने के बाद क्या होता है, हैवी हाइड्रोकार्बन्स नीचे बैठ जाते हैं और लाइटर हाइड्रोकार्बन धीरे धीरे ऊपर सेट होते चले जाते हैं। तो बेस्ड ऑन द टेम्परेचर, तो इन्हें जब ठंडा किया जाता है तो हैवी हाइड्रोकार्बन्स में जैसे देखा जाए डीजल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, ये सब नीचे बैठते चले जाते हैं, वेरेस कैरोसिन और गैसोलिन हमारे थोड़े ऊपर आ जाते हैं। तो अगर कैरोसिन और गैसोलिन में भी बात करें तो गैसोलिन भी लाइट वेट है एज़ कम्पेयर टू कैरोसिन। हमारे एयरक्राफ्ट में जो हम गैस टरबाइन इंजन की अगर बात करें तो कैरोसिन बेस्ड फ्यूल यूज़ किया जाता है, वेरेस पिस्टन इंजन में हम लोग गैसोलिन यानी कि एफ गैस एविएशन गैसोलिन फ्यूल प्रेफर करते हैं। अब यहाँ पे और बात करते हैं, हम लोग पेट्रोल और डीजल को डायरेक्टली क्यों नहीं एयरक्राफ्ट में यूज़ कर सकते, बिकॉज ऑफ देयर कैलोरीफिक वैल्यू एंड ऑक्टेन नंबर रीज़न। हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है पेट्रोल और डीजल की, वेयरस ऑक्टेन नंबर कम रहता है। अगर पेट्रोल के ऑक्टेन नंबर की मैं बात करूं तो 87 रहता है, वेयरस जो मैं एयरक्राफ्ट पिस्टन इंजन में अगर यूज़ करने की बात करूं तो जो हम लोग एफ गैस यानी कि एविएशन गैसोलिन यूज़ करते हैं उसका ऑक्टेन नंबर जो है वो 100 रखा जाता है, मतलब थोड़ा हाई रखा जाता है। क्या होता है ये ऑक्टेन नंबर, पहले इस पर बात करते हैं फिर मैं कैलोरीफिक वैल्यू पर भी बात करता हूँ। ऑक्टेन नंबर में क्या है, आपका फ्यूल कभी भी हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे खुद से बर्न नहीं होना चाहिए, दैट इज़ व्हाट द ऑक्टेन नंबर रेटिंग। जितना कम, यानी कि अगर पिस्टन इंजन में मैं बात करता हूँ, ये ऑक्टेन नंबर का फैक्टर स्पेशली हमारा पिस्टन इंजन में आता है। तो अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, मतलब पावर स्ट्रोक जो आ रहा है, पावर स्ट्रोक से अगर पहले ही फ्यूल बर्न हो जा रहा है तो वो हमारे एयरक्राफ्ट इंजन में अनडिज़ायरेबल है। वेयरएज हम लोग पेट्रोल का जैसे मैंने बोला 87 ऑक्टेन नंबर है, तो ऑक्टेन नंबर रेटिंग के हिसाब से देखा जाए तो पावर स्ट्रोक आने से पहले पेट्रोल खुद को बर्न कर लेता है। वेयरएज अगर मैं बात करता हूँ इसकी एविएशन गैसोलिन की, जिसका एफ गैस 100 हम लोग प्रेफर करते हैं, तो 100 जो ऑक्टेन नंबर रेटिंग बता रहा है उसका मतलब है पेट्रोल से हाई हमने रखा है, वो ऐसे बर्न नहीं होगा, हाई टेम्परेचर प्रेशर पे भी सस्टेनेबल रहेगा, मतलब इतनी जल्दी वो आग नहीं पकड़ता, ये इंश्योर किया जाता है इसमें। ऑल्सो ऑक्टेन नंबर ही डिफाइन करता है डेटोनेशन एंड नॉकिंग कंडीशन इनसाइड द पिस्टन इंजन। अब बात करते हैं थोड़ा सा कैलोरीफिक वैल्यू की। कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, जैसे मेरे डीजल की कैलोरीफिक वैल्यू है 45.5 मेगाजूल पर केजी, एंड गैस टरबाइन इंजन जैसे कि जेट फ्यूल की भी कैलोरीफिक वैल्यू 44.65 मेगाजूल पर केजी। इसका मतलब क्या है, 1 केजी फ्यूल बर्न करने पे 45.5 मेगाजूल एनर्जी रिलीज़ करके देता है मुझे ये फ्यूल। तो ये कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, मतलब हीटिंग वैल्यू, मेरे को कितनी एनर्जी मिल रही है 1 केजी फ्यूल बर्न करने पे। तो देखा जाए तो दोनों की फ्यूल की दोनों की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो सेम है दोनों फ्यूल की, चाहे वो डीजल हो या फिर जेट फ्यूल हो। तो फ़र्क कहाँ आएगा, फ़र्क आएगा ऑक्टेन रेटिंग में। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, आप 1 केजी फ्यूल को बर्न करने पे कितनी एनर्जी यूज़ कर पा रहे हैं, कितनी एनर्जी वो फ्यूल रिलीज़ कर रहा है। तो इसमें डिफरेंस आता है हमारे ऑक्टेन रेटिंग में, इसलिए हम लोग फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू के साथ साथ हम लोग ऑक्टेन नंबर रेटिंग भी देखते हैं। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एफ गैस इज़ द एविएशन गैसोलिन जो पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट में यूज़ किया जाता है, और ऑक्टेन नंबर 100 है। तो हाई ऑक्टेन नंबर का मतलब यही है कि फ्यूल जो है हमारा जल्दी बर्न नहीं होगा,
हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे इसे टाइम लगेगा बर्न होने में, अपने आप से बर्न नहीं होगा। अभी बात करते हैं जेट इंजन फ्यूल की। तो जेट इंजन फ्यूल जो है जेट A1 जैसे हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये केरोसिन बेस्ड फ्यूल है। इसका अगर ऑक्टेन रेटिंग की बात करूँ तो ऑक्टेन नंबर इसका रहता है 15, क्योंकि ये हमारा गैसोलीन से तो कम हाइड्रो का मतलब जो वेट वाइज देखा जाए तो कम आता है इसका केरोसिन का। तो अगर ऑक्टेन रेटिंग इसका 15 है तो इसमें क्या होता है, ये एडिटिव्स ऐड किए जाते हैं जेट फ्यूल में, यानी कि कैरोसिन बेस्ड फ्यूल में हम लोग एडिटिव ऐड करते हैं ताकि इसका ऑक्टेन रेटिंग बढ़ा पाएँ। वो ऑक्टेन रेटिंग बढ़ कर के अप्रॉक्सीमेटली 53 तक पहुंच जाता है। इट्स अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो कैरोसिन की खुद की ऑक्टेन रेटिंग जो है सिर्फ 15 है, लेकिन उसमें एडिटिव्स ऐड करने के बाद हम लोग उसकी ऑक्टेन रेटिंग को बढ़ा देते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 53 तक ले जाते हैं। हाई ऑक्टेन रेटिंग होने के बाद यही हम इंश्योर करते हैं कि वो खुद से बर्न ना हो हाई टेम्परेचर प्रेशर पे। तो अब थोड़ा सा और इसमें बात करते हैं कि एडिटिव्स कौन कौन से ऐड कर रहे हैं हम लोग। जैसे कि आप देख रहे हैं आइस इनहिबिटर है, लुब्रिसिटी एजेंट है, स्टेडिस 450 है, कोरोजन इनहिबिटर है। ये चारों के चारों जो इनहिबिटर्स हम इसमें ऐड कर रहे हैं, जैसे पहला है आइस इनहिबिटर, आइस फॉर्मेशन प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि वाटर तो फ्यूल के अंदर आप कितना भी करें थोड़ा बहुत रह ही जाता है। लुब्रिसिटी एजेंट, फ्यूल का काम क्या है, खुद एक एज ए लुब्रिकेंट एजेंट की तरह भी काम करने, क्योंकि पंप इसमें डिप होते हैं। जैसे मैं बोइंग 737 की बात करूँ तो जो पंप्स हैं वो सेंटर टैंक में फ्यूल में डिप होते हैं, तो अपने आप ही इन्हें लुब्रिसिटी भी चाहिए। तो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए इसमें लुब्रिसिटी एजेंट ऐड किया जाता है कि लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड करते रहे पंप को साथ साथ। स्टेडिस, ये क्या है, स्टैटिक डिस्चार्ज के लिए, कि प्रिवेंट करने के लिए उसको, तो ये हम ऐड करते हैं। सिमिलरली कोरोजन इनहिबिटर क्या है, ये कोरोजन प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ फंगस उसमें प्रेजेंट रहता ही है, माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ अगर हो रही है तो वहाँ पे कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग कोरोजन इनहिबिटर डालते हैं। ये सारे एडिटिव को ऐड करने के बाद इसकी ऑक्टेन रेटिंग भी बढ़ जाती है और फ्यूल अपना एफिशिएंटली काम भी करता रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेड कलर से हाईलाइट मैंने करके दिखाया है, वो बता रहा है कि जितने भी पंप्स हैं यहाँ पे वो अपने आप, जितने भी मूविंग पार्ट है, एक तरह से ये मूविंग पार्ट मतलब मैं स्पेशली पंप की बात करूँगा, तो पंप कंटिन्यूसली घूम रहे हैं तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन भी होगा, तो वहाँ पे लुब्रिकेशन एजेंट की तरह काम करता है ये फ्यूल। तो जितने भी पंप्स इन्वॉल्व हैं उन्हें लुब्रिकेशन का काम ये लुब्रिसिटी एजेंट प्रोवाइड करता है। स्टैटिस 450 ये स्टैटिक डिस्चार्ज की तरह बिहेव करता है कि कभी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप, क्योंकि पाइप में फ्लो होगा फ्यूल, तो क्या होगा, एक तरह से फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से हो सकता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो, उसे प्रिवेंट करने का काम ये स्टैटिस 450 करता है कि इसकी वजह से बर्निंग नहीं होनी चाहिए, वो फ्यूल जो है आग ना पकड़ ले। कोरोजन इनहिबिटर मैंने जैसे बताया लुब्रिकेशन का काम होगा, तो ऐसे ही कुछ पाइपलाइन से पाइपलाइन में फ्लो होता रहेगा तो फ्यूल में थोड़ा बहुत वाटर प्रेजेंट ही रहता है, तो ऐसा नहीं हो कि वहाँ पे कोरोजन प्रमोट होने लगे। अगर कोरोजन प्रमोट हुआ तो कहीं ना कहीं फंगस जैसी चीज़ भी आ ही जाती है। तो कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए कोरोजन इनहिबिटर को ऐड किया जाता है ताकि जितनी भी पाइपलाइंस हैं वहाँ पे या फिर टैंक के अंदर वहाँ पे कोरोजन जैसी चीज़ ना हो, इस बिकॉज ऑफ फ्यूल में जो वाटर प्रेजेंट है उसकी वजह से। तो ये भी अपने को ध्यान रखा जाता है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ टैंक की, कि हम लोग जो एयरक्राफ्ट में अपने यूज़ करते हैं फ्यूल को स्टोर करने के लिए, वो कितने टैंक होते हैं, कौन कौन से टाइप के टैंक हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो वन बाय वन मैं एक एक के बारे में बात करता हूँ और थोड़ा सा उनसे एक एक पॉइंट भी रिलीज़ करता हूँ। तो देखते हैं वन बाय वन कौन कौन से 4 टाइप के टैंक हम लोग प्रेफर कर सकते हैं। पहला है जैसे इंटीग्रल फ्यूल टैंक। इंटीग्रल फ्यूल टैंक क्या है, ये मैन्युफैक्चर ही मतलब ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर ही इसको सेट किया जाता है और ये इनबिल्ट ही हैं। जैसे विंग में हो गए, सेंटर टैंक हो गया और आपके टेल में हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर में भी फ्यूल आप स्टोर कर सकते हैं। ये इंटीग्रल टैंक होते हैं, ठीक है, ये इनबिल्ट हैं। रिजिड फ्यूल टैंक में देखिए आप, रिजिड फ्यूल टैंक में देखा जाए तो ये क्या है, एक सेक्शन है और जो विंग के अंदर सेट किया हुआ है, ये रिजिड हो गया। इसका अगर देखूं तो एक एक्स्ट्रा या फिर सेपरेट कंपार्टमेंट है या फिर कंटेनर बोल दीजिए, विच इज़ यूज्ड इनसाइड द विंग, इसे विंग में सेट किया गया है और इसका मेंटेनेंस इजी है क्योंकि हम इस सेक्शन को रिमूव करके, इस कंटेनर को रिमूव करके मेंटेनेंस भी कर सकते हैं। तो इंटीग्रल में क्या है, ये इनबिल्ट हो गया, विंग में स्पेस, ठीक है, सेंटर टैंक में स्पेस और स्टेबलाइजर में स्पेस, वहाँ पे हम लोग फ्यूल को भर सकते हैं। देखा जाए तो हम लोग प्रेजेंट डे में इंटीग्रल फ्यूल टैंक ही प्रेफर करते हैं।
जैसे विंग में जो भी सेक्शन है उसमें फ्यूल भर दिया या सेंटर टैंक में फ्यूल भर दिया। रिजिड वाले पहले यूज़ होते थे, फ़िलहाल अभी नहीं इतना यूज़ किए जाते। तो रिजिड में कैसा ईजी मेंटेनेंस आता है, ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। बढ़ते हैं एक्सटर्नल फ्यूल टैंक की तरफ। तो ये आपने देखा ही होगा, ये आपके लियर जेट में भी अवेलेबल है। तो इसमें क्या है, टिप पे, विंग के टिप पे इनको लगा दिया जाता है और इसमें फ्यूल भर दिया जाता है। तो रिजिड टाइप है ये जो हमारा एक्सटर्नल फ्यूल टैंक है, और ये इंस्टॉल्ड होता है विंग टिप पे, और मिनिमम इंड्यूस्ड ड्रैग इनकी प्रॉपर्टी होती है। ये इंड्यूस्ड ड्रैग को मिनिमाइज़ करने में काम आते हैं। अगर इंड्यूस्ड ड्रैग मिनिमम होगा तो फ्यूल का कंजप्शन भी कम हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सच टाइप ऑफ टैंक्स। ये विंग के टिप पे रहते हैं, ठीक है, ये अपने को याद रखना है। बात करते थोड़ा सा और आगे, फ्लेक्सिबल फ्यूल टैंक फोर्थ टाइप का, जो अ काइंड ऑफ फ्यूल ब्लैडर, यानी कि ये कैसा है, ये ब्लैडर टाइप फ्यूल टैंक भी कहलाता है। इसका अंदर जितना आप फ्यूल भरेंगे उतना ही ये फूलता चला जाएगा। ये फाइटर एयरक्राफ्ट में जनरली देखने को मिलता है, ठीक है। लेस वेट है इसका, और ड्यूरिंग हाई मैन्यूवर, मतलब जब ये फाइटर एयरक्राफ्ट है तो ऑब्वियसली मैन्यूबिलिटी हाई होगी, दे वोंट लेट फ्यूल टू स्प्रेड, ये फ्यूल को स्प्रेड होने नहीं देते। तो हमने 4 टाइप के टैंक की बात करी, इंटीग्रल फ्यूल टैंक, रिजिड फ्यूल टैंक, एक्सटर्नल एंड द फ्लेक्सिबल फ्यूल टैंक। इंटीग्रल का मैंने बताया प्रेजेंट डे में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे 737 एयरक्राफ्ट है, 777 है, एयरबस है, इन सब में इंटीग्रल टाइप का ही यूज़ किया जा रहा है। इसमें वो मैन्युफैक्चर के टाइम ही हम लोग इनबिल्ट करके रखते हैं। वेयर एज रिजिड की अगर बात करें तो हम लोग रिजिड वाले में एक्स्ट्रा और सेपरेट कंपार्टमेंट या फिर कंटेनर यूज़ कर रहे हैं इनसाइड द विंग, उसका मेंटेनेंस इजी पड़ता है। एक्सटर्नल की बात करें वो भी रिजिड टाइप ही है, लेकिन इंस्टॉल होता है विंग टिप के ऊपर, मिनिमम इंड्यूस्ड ड्रैग देखने को मिलता है उसके केस में। फ्लेक्सिबल फ्यूल टैंक जो कि सामने आप देख रहे हैं स्लाइड पे, ये है ब्लैडर टाइप, जिसमें कम वेट होता है, जितना फ्यूल भरेंगे उतना ही एक्सपैंड होता जाएगा, और हाई मैन्यूवर के दौरान ये अपने को फ्यूल को स्प्रेड होने नहीं देता है। तो फाइटर प्लेन में जनरली ये प्रेफर किया जाता है। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, अब बात करते हैं हमारा फ्यूल जो है हम लोग विंग में क्यों भरते हैं, सेंटर टैंक में क्यों भरते हैं, मतलब व्हाट इज़ द रीज़न कि हम लोग फ्यूल जो भर रहे हैं वो कहाँ कहाँ भर रहे हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं, ये जो विंग है हमारा, देखो एक चीज़ अपने को पता है, विंग जो है पूरे एयरक्राफ्ट की लिफ्ट को सपोर्ट कर रहा है। एयरक्राफ्ट जो इन एयर में है वो विंग की वजह से है। तो जितना भी वेट फ्यूजलेज में है, वो सारा विंग को ही बियर करना है, इसीलिए विंग जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ बेंड हो जाते हैं। अब हम लोग फ्यूल की फिलिंग की बात करें तो पहले मेन टैंक भरे जाते हैं, अगर इंटीग्रल फ्यूल टैंक की बात कर रहा हूँ मैं तो पहले विंग टैंक भरे जाते हैं और फिर सेंटर टैंक को भरा जाता है। लेकिन कंजम्पशन की बात होती है तो पहले सेंटर टैंक का ही कंज्यूम किया जाता है। अब इसका रीज़न क्या है, इसके ऊपर पहले बात करते हैं। तो जैसे मैंने दिखाया है वेट का एरो, तो ये जो आपका सेंटर टैंक का फ्यूल है, मतलब जब फ्यूजलेज हैवी होगा, ठीक है, फ्यूल भरने के बाद ऑब्वियसली फ्यूजलेज का अपना वेट है, उसके अलावा हम लोग फ्यूल भर दिए उसमें, तो ये वेट जो होगा ये नीचे की तरफ ज़्यादा होगा, और विंग का बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो ऊपर की तरफ हो जाए, मतलब बेंडिंग जो है वो ऊपर की तरफ हो जाएगी। तो अभी क्या होगा, अगर मैं बात करता हूँ फ्यूल के कंजम्पशन की, अगर ये मतलब मैं कंजम्पशन जितना जैसे जैसे मैं फ्यूल को कंज्यूम करता जाऊँगा वैसे वैसे ये फ्यूल जो है, मतलब जो फ्यूजलेज का वेट है वो कम होता जाएगा, और मेरे विंग की अगर मैं बात करूँ तो उतना बेंडिंग स्ट्रेस मिनिमम होता जाएगा। तो वेट जो है थोड़ा कम करने की कोशिश की जाती है पहले इसको कंज्यूम करने के साथ। और चलिए मान लेते हैं कि अगर हम लोग फ्यूल विंग्स में नहीं भरें और सिर्फ फ्यूजलेज में भरें, तो देखिए क्या होगा, ये जो CG है हमारा ये वेरी होने लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग क्लाइंब कर रहे हैं तो एयरक्राफ्ट का जो फ्यूल है वो सारा पीछे की तरफ आ जाएगा और हमारा CG भी पीछे हो जाएगा। जब अपन डिसेंड करेंगे तो अगेन फ्यूल भी सारा आगे की तरफ आ जाएगा और हमारा जो CG है वो भी आगे आ जाएगा। तो एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करना एक तरह से डिफ़िकल्ट हो जाएगा अपने लिए। इसलिए इस फ्यूल को इक्वली मतलब देखा जाए तो मेन टैंक्स में और सेंटर टैंक में फिल किया जाता है, ताकि ये फ्यूल की बैलेंसिंग भी हो सके और दोनों विंग से हम लोग फ्यूल इक्वल अमाउंट में कंज्यूम करते चलें। सो दिस माइट बी द कंडीशन, अगर फ्यूल हमारा हमने फ्यूजले में भरा तो आगे पीछे अगर गया तो वहाँ पे ऐसे CG का भी वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो पहले इमेज में आप देख सकते हैं क्लाइंब कर रहे हैं तो फ्यूल सारा पीछे आ गया, तो CG भी आपका पीछे, यानी कि वेट ऑफ द फ्यूल विल बी एट द टेल साइड, तो वहाँ पे CG भी आपका वहीं आ जाएगा। सिमिलरली अगर डिसेंड करेंगे तो वेट ऑफ द फ्यूल विल बी अहेड ऑफ द विंग, तो वहाँ पे आपको क्या होगा, CG आपका थोड़ा आगे लाई करेगा।
सो नाउ इसीलिए हम लोग एकदम बैलेंस बनाने के लिए विंग में फ्यूल फिल किया जाता है। विंग में एक्चुअली देखा जाए तो इंटीग्रल विंग जो है उसमें स्पेस भी होता है विंग के अंदर, तो विंग का स्पेस भी यूटिलाइज हो जाएगा, इसलिए उसमें फ्यूलिंग की जाती है। अब सेंटर टैंक का फ्यूल जो है, अब देखिए विंग में फ्यूल जो हमने भरा तो इससे क्या है, जो हमारा सेंटर टैंक है उसमें फ्यूल क्यों भरा जाता है? सेंटर टैंक में फ्यूल भरने का एक इंपॉर्टेंट रीज़न ये, ज़रूरी नहीं है हर बार एयरक्राफ्ट को सेंटर टैंक में फ्यूल भरना चाहिए। रीज़न इज़ अगर अपने को शॉर्ट रूट कवर करना है तो शॉर्ट रूट कवर करने के लिए विंग में जो हमारा फ्यूल है वो सफिशिएंट रहता है। सेंटर टैंक में फ्यूल तभी भरा जाता है जनरली जब आपके एयरक्राफ्ट को लॉन्ग रूट ट्रैवल करना हो, तब सेंटर टैंक को फिल किया जाता है। अगर सेंटर टैंक को अब देखा जाए तो कह सकते हैं हम लोग सेंटर टैंक एक तरह से बैकअप टैंक की तरह काम कर रहा है। तो अगर भर दिया गया है फ्यूल इसमें, अगर सेंटर टैंक में फ्यूल भरा गया है तो अब क्या है, ये क्योंकि CG पे ही लाई करता है तो इसमें फ्यूल भरने में भी कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए पहले कंजम्पशन की अगर जब बात आती है तो हम लोग सेंटर टैंक के फ्यूल को ही पहले कंज्यूम करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न। बढ़ते थोड़ा सा आगे तो सेंटर टैंक में फ्यूल इसलिए भर लिया जाता है क्योंकि यहाँ पे CG हमारा यहीं लाई करता है, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा कि CG को कोई डिफ़िकल्टी आ रही है। कंजम्पशन की बात आई तो सेंटर टैंक का फ्यूल इसलिए ही कंज्यूम किया जाता है क्योंकि कैसा है, ये एक तरह से बैकअप फ्यूल भी है और पहले कंज्यूम हो जाएगा तो क्या है, फ्यूलेज का वेट का जो मैंने आपको रीज़न बताया कि वेट कम हो जाएगा फ्यूलेज का, तो एयरक्राफ्ट का जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो और इसका एक रीज़न ये है, मान लीजिए किसी केस में लैंडिंग गियर डिप्लॉय नहीं हो पाए, किसी भी कंडीशन में लैंडिंग गियर ख़राब हो गए और लैंडिंग गियर वर्क नहीं कर रहे और वो डिप्लॉय नहीं हो पाए, तो अभी ये कैसा है, आपको ये एक नॉन नॉर्मल कंडीशन हो गई। तो इस केस में एयरक्राफ्ट को बैली लैंडिंग करनी पड़ सकती है। अगर एयरक्राफ्ट को बैली लैंडिंग करनी पड़ी तो क्या होगा, फ्रिक्शन के कारण 90% चांसेस है कि जो आपका एयरक्राफ्ट का सेंटर टैंक है वो फायर कैच कर ले, बिकॉज उसमें फ्यूल अभी रह गया है। अगर आपने फ्यूल पहले कंज्यूम नहीं किया है और फ्यूल उसमें पड़ा हुआ है तो वो क्या होगा, बेली लैंडिंग के कारण फ्रिक्शन की वजह से फायर कैच कर सकता है और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा। इसीलिए हम लोग फ्यूल जो है सेंटर टैंक का उसे पहले कंज्यूम करना शुरू करते हैं। भले फिलिंग की बात आएगी तो मैंने पहले ही बताया, पहले मेन टैंक भरे जाते हैं फिर सेंटर टैंक भरा जाता है। और सब इंपॉर्टेंट रीज़न मैंने बेंडिंग स्ट्रेस का भी बता दिया कि विंग जो है वो आपके जब भरे जाते हैं तो उसमें, और देखो विंग में अब थोड़ा सा इस पॉइंट को चेंज करते हैं कि विंग में क्यों भरते हैं फ्यूल। पहले चीज़, विंग में अवेलेबल स्पेस होती है। दूसरा ये, अगर आप विंग में फ्यूल भरते हैं तो क्या है, विंग में भी एक वेट ऐड हो जाता है, तो जो बेंडिंग स्ट्रेस विंग को फेस करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द क्योंकि वो लिफ्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो बेंडिंग स्ट्रेस जो फेस करना पड़ रहा है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि फ्यूल का भी कुछ वेट रहेगा विंग के ऊपर। और अगर आपने कंज्यूम कर लिया सेंटर टैंक का फ्यूल तो ऑब्वियसली फ्यूजेज का भी वेट कम हो गया, तो अभी लिफ्ट भी आप मतलब जो लिफ्ट जो अभी प्रोड्यूस करनी है विंग को, वो एज़ कम्पेयर टू फ्यूजेज में जब वेट फ्यूल का वेट था उसके कंपेरिजन में थोड़ी कम हो गई। तो अब यहाँ पे क्या होगा, आपका जो बेंडिंग स्ट्रेस ज़्यादा होना चाहिए वो फ्यूल के वेट की वजह से भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो विंग को भी एक तरह से स्ट्रक्चरल बेनिफिट मिलते हैं जब आप विंग में फ्यूल फिल करके रखते हैं। तो बढ़ते थोड़ा सा आगे तो ये आपको एक एग्जांपल दिखा रखा है कि आपका जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो थोड़ा सा मिनिमम होने लगता है, और जो डाउन एरो दिखा रहे हैं वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आपने अगर फ्यूल फिल कर दिया विंग के अंदर भी तो इस फ्यूल के वेट की वजह से भी विंग थोड़ा सा नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होने लगते हैं इंस्टेड ऑफ अपवर्ड बेंडिंग। सो अब इन लेफ़्ट और राइट एंड सेंटर टैंक के अलावा हमारे पास सर्ज टैंक भी होते हैं। तो सर्ज टैंक क्या है, एक तरह से सेकेंडरी टैंक की तरह कंसिडर करे जाते हैं। इन सर्ज टैंक में जो बोइंग 77 की अगर वैल्यू बोलो कि क्वांटिटी कितना होता है, 107 kg इसका क्वांटिटी रहता है। ये एक बैकअप टैंक है। कभी किसी मान लीजिए टेम्परेचर के वेरिएशन की वजह से फ्यूल में एक्सपेंशन हुआ तो वो फ्यूल या फिर ओवर फिलिंग हुई अगर फ्यूल की, वो एक्स्ट्रा फ्यूल हमारा सर्ज टैंक में चला जाता है। तो ये क्या होता है, सेकेंडरी टैंक कहलाता है और एक्स्ट्रा फ्यूल इसके अंदर पड़ा रहता है। फिर अगर रोलिंग हुई एयरक्राफ्ट की तो हालांकि प्रेजेंट डे में तो सेंसर्स रहते हैं, सेंसर्स अपने हिसाब से काम कराते हैं, बट देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन द मेन टैंक एंड द सर्ज टैंक। तो जो फ्यूल इसमें सर्ज टैंक में आता है वो अपने आप वापस इधर भी आ जाता है। इसी सर्ज टैंक में वेंट पाइप भी कनेक्टेड रहता है जो प्रेशर को मेनटेन रखने का काम करता है। प्रेशर को मेंटेन से मतलब ये है कि फ्यूल धीरे धीरे कंज्यूम होता रहेगा। ठीक है, लेट मी शो यू दैट डायग्राम। ये वेंट पाइप जो है इसका काम क्या है, सारे टैंक में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंटेन करने का ये काम करता है। ये एटमॉस्फेरिक एयर इस वेंट पाइप के थ्रू से अंदर आती है। फ्यूल कंज्यूम होता रहेगा तो प्रेशर में वेरिएशन आते रहेगा, टेम्परेचर में वेरिएशन आता रहेगा, तो वहाँ पे एयर इस वेंट पाइप से अंदर आती रहेगी। अब किसी वजह से ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा हो गया
तो वहाँ पे आपका क्या है कि प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये इसी पाइप से बाहर भी आ जाएगा। इन सर्टेन सिनेरियो आपको ये भी देखने को मिलेगा इसी वेंट पाइप के थ्रू जो एक्सेसिव फ्यूल होता है या फिर टेम्परेचर सडनली हाई हो गया तो उसमें जो फ्यूल है वो फ्यूल एक्सपेंड होने के कारण बाहर स्पिल होता हुआ जो दिखता है वो आपको इसी वेंट पाइप से बाहर आता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो जो कंडीशन मैंने बताई उसको अपन ये कह सकते हैं, इफ़ एयरक्राफ्ट रोज देन देयर आर चांसेस ऑफ फ्यूल स्पिलेज फ्रॉम द मेन टैंक, सो दैट फ्यूल विल बी एंटर्ड इनटू द सर्च टैंक एंड फ्रॉम देयर इट वुड बी बैक टू द मेन टैंक। तो अगेन वापस से वो मेन टैंक में आ जाएगा आफ्टर व्हेन यू विल रोल द एयरक्राफ्ट। इफ़ द टेम्परेचर इंक्रीजेज द फ्यूल विल एक्सपेंड एंड कम्स आउट ऑफ फ्रॉम वेंट। तो कुछ ही किसी केस में जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एक्सपेंशन होगा फ्यूल में तो फ्यूल इस वेंट पाइप के थ्रू बाहर आ जाता है। ये सर्च टैंक एक सेकेंडरी टैंक है, ये आपको याद रखना है। इस सर्च टैंक में एक्स्ट्रा फ्यूल जाता है और इन फ्लाइट ये फ्यूल वहाँ से वापस से मेन टैंक में सप्लाई भी हो जाता है। बढ़ते थोड़ा सा आगे, ये है यहाँ पे जो वेंट है जहाँ से मैं बता रहा हूँ कि ये फ्यूल आपको स्पिल होता हुआ दिखेगा जब भी एक्सेस मतलब टेम्परेचर हो जाता है तो फ्यूल में एक्सपेंशन की वजह से जो फ्यूल बाहर स्पिल होता हुआ दिखेगा या बाहर आता हुआ वो यहाँ से आपको दिखेगा। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, हाँ एक मिनट, हाँ अब बात करते हैं। मान लीजिए ये एक एक्स्ट्रा स्लाइड है जिससे मान लीजिए मुझे टैंक से टैंक टू टैंक फ्यूल को ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पे क्या है, जिस टैंक में आपको फ्यूल सप्लाई करना है वो टैंक के पंप को ऑफ़ कर देंगे आप, ठीक है, और जिस टैंक से सप्लाई करना है उस टैंक के पंप ऑन रहेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो जो मैंने रेड कलर से आपको बॉक्स में बताया हुआ है, मान लीजिए मेन टैंक नंबर 2, यानी कि इसके पंप स्विच मैंने ऑफ पे डाल देने हैं। इसको ऑफ में डाल दिया तो मेन टैंक नंबर 1 से मैं फ्यूल ले सकता हूँ मेन टैंक नंबर 2 के अंदर। पंप किसके ऑन रहेंगे, मेन टैंक नंबर 1 के पंप ऑन रहेंगे, ठीक है। और ये एरो मार्किंग जो दिखा रहा है वो यही दिखा रहा है। इसमें आपको ज़रूरत किसकी पड़ेगी, क्रॉस फीड वॉल्व की भी ज़रूरत पड़ सकती है और इसके साथ साथ आपको मैनुअल डिफ्यूल वॉल्व की भी ज़रूरत पड़ेगी। देन यहाँ पे अगर मान ये एक जो मैंने डायग्राम दिखाया है ये इंडिकेट कर रहा है, मान लीजिए किसी केस में, पहली चीज़ तो एक मिनट रुकिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे, ये है आपका फ्यूल फिल्टर। फ्यूल जो है हमारा यहाँ से पास होता हुआ जाता है। इन केस ये फ़िल्टर क्लॉग हो गया, इन केस ये फ़िल्टर क्लॉग हो गया तो क्लॉग होने से पहले ही हमें एक बाईपास फ़िल्टर बाईपास लाइट आ जाती है। पायलट को कॉकपिट में फ़िल्टर बाईपास लाइट दिख जाती है कि फ्यूल फिल्टर इज़ अबाउट टू क्लॉग, कॉन्टैमिनेटेड होने से पहले ही एक इंडिकेशन पहुँच जाता है पायलट के कॉकपिट में। अब फ्यूल का फ्लो कहाँ से होता है, लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो। अब फ्यूल का जो फ्लो होगा वो आपका होगा इस लाइन से, वेट, अब आपका जो फ्यूल फ्लो होगा वो यहाँ पे आने के बजाय वो यहाँ से फ्लो होना शुरू कर देगा, तो यानी कि फ़िल्टर को बाईपास कर देगा। तो दिस इज़ हाउ जो हम लोग फ़िल्टर बाईपास लाइट मैंने अपने पुराने वीडियोस में बताई है जो आती है वो आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। वो कौन सी लाइन है जो वो फॉलो करता है वंस द फिल्टर इज़ गेटिंग क्लॉग। अब एक कंडीशन ये थी, अगर दोनों फ़िल्टर बाईपास लाइट आ गई, अगर दोनों फ्यूल फिल्टर बाईपास लाइट आ गए, दोनों फिल्टर बाईपास लाइट का मतलब है जो आपका इंजन मतलब दोनों इंजन का फिल्टर का क्लॉज होता हुआ आ गया, तो उस केस में क्या है आपको तुरंत ही सेफ प्लेस देके लैंड करना पड़ता है एयरक्राफ्ट को। यहाँ पे बाईपास लाइन मैंने आपको बता दी कि यहाँ से बाईपास होता हुआ जाएगा फ्यूल। चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब फ्यूल फ्लो का इंडिकेशन आपको यहाँ दिखेगा किस पे, सेकेंडरी जो आपका प्राइमरी डिस्प्ले यूनिट पे भी दिखता है, सेकेंडरी डिस्प्ले यूनिट पे भी दिखता है। लेकिन मैं प्राइमरी डिस्प्ले यूनिट की बात बताता हूँ। फ्यूल फ्लो जहाँ पे दिख रहा है, ये रेड जो बॉक्स में आप देख रहे हैं यहाँ पे दिखाया हुआ है 0.62। ये 0.62 इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो फ्यूल है ये कंज्यूम हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली 600 kg पर आवर। एक घंटे में आपका 620 kg, यहाँ पे अगर 62 की बात करूँ तो 620 kg एक घंटे में कंज्यूम हो रहा है। ये इंडिकेशन आपको प्राइमरी जो डिस्प्ले यूनिट है यानी कि हमारा जो इंजन के डिस्प्ले इंजन के मतलब डाटा को डिस्प्ले करता है, यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि फ्यूल फ्लो जो दिख रहा है यहाँ पे ये आपको। अब यहाँ पे छोटा सा बॉक्स, एक मिनट इसके ऊपर भी बात करते हैं, लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो। हाँ, नाउ लेट्स सी दिस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 इंडिकेशन दिखा रखे हैं। तो ये पहला और ये लास्ट वाला इंडिकेशन मेन टैंक का फ्यूल फ्लो के बारे में बता रहा है कि इतनी क्वांटिटी यूजेबल फ्यूल जो अवेलेबल है वो 2.89 है, दोनों में
और सेंटर टैंक में आपका 9.29 है। ये आपको बता रहा है कि ये फ्यूल अवेलेबल और यूजेबल फ्यूल है हमारे पास अवेलेबल। टोटल फ्यूल कितना बता रहा है 15.1, ये आपका टोटल फ्यूल अवेलेबल। तो ये फ्यूल की क्वांटिटी इंडिकेशंस आपको यहाँ पे आ रही हैं। और ऊपर जो रेड बॉक्स है आपका, यानी कि ये जो रेड बॉक्स है ये इंडिकेट कर रहा है फ्यूल फ्लो किस रेट से हो रहा है। तो 600 kg/h से फ्यूल फ्लो होता हुआ आपको दिखेगा। ये आपको डिस्प्ले पे देखने को मिल जाएगा 77 के केस के अंदर। तो गाइज़ this much from my side in this video. I hope you got an idea regarding whatever the topic I have explained over there. Thank you.